हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन जीएस में। और आज हम देखने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री की एक प्रोमिनेंट डायनेस्टी जो कि है नंद डायनेस्टी। हिंदी में बोलते हैं नंद वंश, कुछ लोग इसे नंदा डायनेस्टी भी बोलते हैं। हालांकि इनका टाइम पीरियड बहुत कम रहा है, 344 से लेके 321 बीसी तक। लेकिन इस दौरान जो इनका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रहा है वो अपने आप में काफ़ी रिमार्केबल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं नंद डायनेस्टी को। और नंद डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने वाले रूलर का नाम है महापद्म नंद। महापद्म नंद जो है, पहले ये शिशु नाग डायनेस्टी, जो कि हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। शिशु नाग डायनेस्टी का किंग है कालाशोक। कालाशोक उसका मर्डर कर देता है और बाद में उसके ही बच्चों के, मतलब उस कालाशोक के टोटल 10 सन होते हैं, उनका प्रोटेक्टर बन जाता है और बाद में उन्हें भी मार के खुद रूलर बन जाता है मगध का। कब? इन 344 बीसी, 344 बीसी में महापद्म नंद शिशुनाग वंश का अंत करने के बाद अपना एक अलग रूल स्थापित करता है मगध के क्षेत्र में। ठीक है। अब पुराणों में इस व्यक्ति को महापद्म नंद कहा गया है, जबकि बौद्धिस्ट लिटरेचर महाबोधि वंश में उग्रसेन बोला गया है। उग्रसेन का अर्थ है जिसके पास एक बहुत ही प्रोमिनेंट आर्मी हो और एग्रेसिव हो, से उग्रसेन है ना, उग्रसेन। और पाली टेक्स्ट जो हैं ये इस बात को वेरीफाई करती हैं कि महापद्म नंद जो है वही उग्रसेन है। इस बात से कंक्लूड हो जाता है वहां पर। अब महापद्म, इस नेम का सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है? तो देखिए, हिंदी नंबरिंग में जब हिंदी की गिनती करते हैं तो 10⁻15 को बोलते हैं पदम। एक काफी बड़ा फिगर होता है पदम। ये इस तरह से आपको नजर आ रहा है, ये एक पदम है। तो बताया जाता है कि उग्र सेन के पास एक पदम संख्या वाली आर्मी थी या फिर एक पदम वेल्थ था। कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं कि पुराणों में इसे बढ़ा चढ़ा के भी बोला गया है, फिर भी ये एक बहुत ही बड़े इंपायर का और मिलिट्री का हेड था। इसी कारण से महापद्म नंद बोलते हैं। ओके, अब आते हैं कास्ट पर। तो मैक्सिमम उस समय के जो भी ग्रंथ हैं उसमें बताया गया है कि महापद्म नंद नाई था। और इंडियन लिटरेचर ही नहीं, यूनानी लिटरेचर यानी कि ग्रीक राइटर एक हैं जिनका नाम है कर्टियस। ठीक है, कर्टियस भी इस बात को वेरीफाई करते हैं कि नाई जाति से बिलोंग करते थे। हालांकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी दिया हुआ बुक्स में रहता है तो आपको जान लेना चाहिए। ओके, अब आते हैं कि किन नामों से महापद्म नंद को हम जानते हैं, यानी कि इसके और कौन से दूसरे नाम रहे हैं। तो कली का अंश बोला जाता है, सर्व छत्रांतक यानी अपने दुश्मनों का पूरे तरह से नाश कर देने वाला, और सेकेंड इनकारनेशन ऑफ परशुराम यानी कि दूसरे परशुराम का अवतार। यह एक पोटेंशियल क्वेश्चन छिपा हुआ है कि आपसे पूछ सकते हैं कि कली का अंश किस एंशिएंट रूलर को बोलते हैं, या फिर सर्व छत्रांतक, या फिर सेकेंड इनकारनेशन ऑफ परशुराम यानी दूसरे परशुराम का अवतार। तो आपको ये पता होना चाहिए। और महापद्म नंद इतना प्रोमिनेंट एक रूलर था कि उसके अगल बगल के जो भी रूलर्स थे उनको हराता गया और उनके टेरिटरीज को मगध में मर्ज करता गया। मैं कुछ नाम लेना पसंद करूंगा, जैसे कि इक्ष्वाकु, पंचाल, काशी, कलिंगा, अस्मक, हिताय, मिथिला। इसके अलावा कुरु, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हराकर और खुद में मर्ज करता गया। इसका मतलब है मगधन इंपायर में। और मगधन इंपायर का ये पहला रूलर था जो कि विंध्य माउंटेन रेंज के दक्षिण में जाकर अपना पताका लहराया। ठीक है, तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीपीएससी तरह के, आप अगर स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, कि कौन सा मगध इंपायर का रूलर है जो कि पहली बार विंध्य माउंटेन के साउथ में जाकर अपना इंपायर एस्टेब्लिश किया। तो आंसर होगा महापद्म नंद।
अब ये मैप देखिए, नंद डायनेस्टी ड्यूरिंग महापद्म नंद इन 323 BC। यहाँ पर है पाटलिपुत्रा, और आप ये देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा एरिया है जो कि मगध एम्पायर में मर्ज कर लिया गया था, बस ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ महापद्म नंद इसके बदौलत। ओके, नंदा डायनेस्टी में टोटल 9 रूलर्स हुए हैं, और कहा जाता है इसी चलते इन्हें नंद भी बोलते हैं, 9 से नंद। हालांकि जो बीच के रूलर्स हैं जैसे कि पंडुक या फिर पंडुगति, भूतकाल, राष्ट्रपाल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला और आखिरी यानी फर्स्ट और 9th, ये दोनों रूलर इंपॉर्टेंट हैं। तो आते हैं लास्ट रूलर पर सीधे, जिसका नाम है घनानंद। ठीक है, घनानंद, और उसी को धनानंद के नाम से भी जानते हैं। धनानंद क्यों बोलते हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि ये अलेक्जेंडर का समकालीन था। धनानंद या फिर घनानंद वाज कंटेम्पोररी ऑफ अलेक्जेंडर। अब ग्रीक सोर्सेज के हिसाब से कहा गया कि महापद्म नंद का सन था घनानंद। ठीक है, अब घनानंद का सेनापति है, उसका नाम है वत्साल। ये नाम आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आगे हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर, तो चंद्रगुप्त मौर्य जिस सेनापति से लड़ाई लड़ा था, यानी कि नंद डायनेस्टी का जिस सेनापति से चंद्रगुप्त मौर्य की कन्फ्लिक्ट हुई थी, वो है वत्साल। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये नंद डायनेस्टी का आप एम्पायर देख लीजिए घनानंद के टाइम में ये कितना ज़्यादा है। आप याद करिए, जो इससे पहले का मैंने आपको मैप दिखा रखा था महापद्म नंद का, तो उसका टेरिटरी कुछ इस तरह से इस रीजन में था, लेकिन उसे कहीं ज़्यादा बड़ा टेरिटरी हो गया घनानंद का। ओके, और इंडिया में जो अलेक्जेंडर का अटैक होता है, इन्वेशन होता है, वो होता है घनानंद के ही टाइम में इन 327 BC। तो इस बात को तो आप भूलना नहीं है आपको। अलेक्जेंडर का इंडिया में आगमन, अटैक, इन्वेशन, आप जो कहना पसंद करें, तो 327 BC में होता है, और ये होता है घनानंद के टाइम में। ओके, लेकिन घनानंद एक लालची राजक था, यानी कि लालच उसमें भरा हुआ था, और टर्नर के अनुसार वो धन बटोरता रहता था। जहाँ से भी उसे धन मिल जाए वो उसे ले लेता था। वस्तुओं के अलावा पशुओं पर, पशुओं के चमड़े, वृक्ष से जो गोंद निकलता है, खनन योग्य जो पत्थर हैं, अधिक अधिक तरह के, इन सबसे पर वो टैक्स लगा दिया। कि कोई शिकार भी कर रहा है शिकारी, उस पर भी उसने टैक्स लगा दिया, ताकि वो मैक्सिमम लोगों से धन कलेक्ट कर सके। और यही कारण था कि उसे घनानंद के जगह धनानंद बोले जाने लगा। धन और आनंद, धनानंद, है ना। और घनानंद के समय में जनमत जो उसे खुश नहीं थी, वो लोगों का विश्वास नहीं जीत पाया इतने बड़े साम्राज्य का मालिक होने के बावजूद, और वो अपने आप में इतना प्राउडी फील करता था कि एक बार को एक बहुत ही महान विद्वान चाणक्य का उसने अपमान कर दिया। चाणक्य, जिसे कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और तभी कौटिल्य ने प्रण किया कि मैं इस डायनेस्टी का अंत करके रहूंगा। खैर, अभी कौटिल्य की बात नहीं करते हैं, अभी नंद डायनेस्टी पर ही हम कन्फाइंड होते हैं। और जो अंत हो जाता है नंद डायनेस्टी का, वो 321 BC में। कब? जब चंद्रगुप्त मौर्य नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक घनानंद या फिर धनानंद को मार के इस पर अपना रूल एस्टैब्लिश कर लेता है मगध में। ओके, इस तरह की बातें हो गई, लेकिन आपको 2-3 बातें और जान लेनी चाहिए कि नंद वंश के शासनकाल में मगध का आर्थिक रूप से इतना समृद्धि था कि इसकी चर्चा दूर दूर तक है। इवन जो फॉरेन राइटर्स हैं वो भी इस बात को लिखते हैं। 7वीं सेंचुरी में ह्वेनसांग लिखता है कि क्या कुछ था वहाँ पर। इस तरह की बातें हैं कि 5 स्तूपाज थे उस पाटलिपुत्रा के अंदर, और 5 स्तूपा में केवल और केवल वेल्थ रखा हुआ था। मगध का जो है आर्थिक संपन्नता का है कि पाटलिपुत्रा एक एजुकेशन हब बन गया।
पाटलिपुत्रा बिकेम एन एजुकेशन हब ड्यूरिंग नंदा डायनेस्टी। और यहाँ बहुत महान लोग शिक्षा ग्रहण किए हैं, जैसे व्याकरण के जो महान व्यक्ति हैं विद्वान, जिनका नाम है पाणिनि, इनके बुक का नाम है अष्टाध्यायी, तो इन्होंने भी पाटलिपुत्रा में शिक्षा ग्रहण की थी। ए प्राउड मोमेंट फॉर पीपुल ऑफ पाटलिपुत्रा, ठीक है। और नंद डायनेस्टी के जो रूलर्स थे ये रॉयल पैट्रोनेज देते थे जैन रिलीजन को या फिर जैनिज्म को, ठीक है। षटकार और स्थूलभद्र घनानंद के जैन मतावलंबी थे, ठीक है। यानी जो ये इंपॉर्टेंट जैन मॉन्क्स हैं ये भी उसी टाइम के हैं, नंदा डायनेस्टी के टाइम के हैं, उन्हें रॉयल पैट्रोनेज मिला हुआ था। बस इतना ही कि काम की बातें हैं। इसके अलावा अब आप ये कहें कि क्या कारण थे कि इतना तेजी से नंदा डायनेस्टी का एक्सपेंशन हुआ, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि तब तक बिहार का जो मगध का रीजन है इसके साउथ में पता चल गया था कि आयरन की एक अपार भंडार है, और उस आयरन को निकाल के उससे तरह तरह के टूल्स बनाए गए और इस टूल्स का यूज किया गया मिलिट्री के एक्सपेंशन में। साथ ही जो इस क्षेत्र के जंगल थे वहाँ हाथियाँ बहुत ज़्यादा थीं और उन हाथियों का यूज किया गया सेना में और ह्यूज आर्मी बनाई गई। अपार्ट फ्रॉम दिस जो यहाँ के कैपिटल थे यानी कि पाटलिपुत्रा और राजगीर, इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसा रहा कि ये पहाड़ों से घिरा हुआ था राजगीर, और पाटलिपुत्रा अपने आप में ये 3 नदियों के जंक्शन पर इस तरह से बसा हुआ है कि यहाँ पर किसी का आक्रमण कर पाना काफ़ी कठिन था, ठीक है। राजगीर तो को गिरिव्रज भी बोलते हैं, मतलब गिरी मतलब पहाड़ होता है और इस तरह से पहाड़ों से घिरा हुआ है राजगीर। तो काफ़ी कारण है मगध के एम्पायर का एक्सपेंशन होने का, मगधन एम्पायर। ओके, तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मौर्यन डायनेस्टी को या फिर मौर्य डायनेस्टी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके क्या कुछ कमेंट्स हैं सब कुछ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।